दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद है। साथियों, आज जिस परिस्थिति और जिस माहौल में हम इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, वी द पीपल पैगाम के इस मंच पर, इस आयोजन में, वो माहौल, वो देश की हालात बहुत मुश्किल और चुनौतियों भरे हैं। जिन वजहों से, जिन रास्तों से चलकर हमारे जैसे लोग देश के गांवों से निकलकर यहां तक पहुंचे, वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मगर ऐसे वक्त में जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो, लोग ये सोच रहे हो और आपस में बात कर रहे हो कि ऐसा लगता है कि बालू की तरह हमारी हाथ से हमारा हक, अधिकार, हमारी एकजुटता फिसलती चली जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। मुझे दिल्ली के रामलीला मैदान का ये मंच एक उम्मीद की तरह नजर आ रहा है कि तमाम तरह से अलग अलग जिन्हें समझा जाता है, वो बहुजन, वंचित, शोषित समाज के लोग इस सभागार में, इस मंच पर और इस पंडाल के सामने इकट्ठा हो गए हैं। मुझे यहां से भी एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है, इसलिए मैं निराश होने की बजाय उम्मीदों से अपनी बात शुरू करता हूं। उम्मीद इस सवेरे की, जिसकी रोशनी यहां जो 3 आदमकद मूर्तियां खड़ी हैं, वो यूं तो मूर्ति है डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की, और 6-7 दिसंबर का दिन, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग भी मजबूरी में ही से याद करते हैं जो अपने दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रखते हैं। आप अपने पुरखों के उस कद को महसूस करिए जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया। मुल्क की आजादी के बाद उन पर किताबें नहीं छापी गई, इस देश में उन पर कुछ पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली, विश्वविद्यालयों में शोध नहीं हुआ। गोया बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो जाएंगे, फूले खत्म हो जाएंगे, बिरसा मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के किसी भी कोने में हक हुकूक के लिए कोई भी आवाज अगर उठती है तो उन आवाजों में प्रेरणा स्रोत के रूप में भारत के संविधान के साथ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार एक नजीर, एक उदाहरण बनकर के हमारे सामने है। मिटाने वाले मिट गए और आज उम्मीदों का नया सूरज हमारे सामने। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी आबादी हमारी है, जितना हक, मौका हमारे पास है, उससे तो इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के वंचित, शोषित, कमेरा लोगों को होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। अब इस समय ठेके की बात क्या करना, जब इस समय इस देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएं जिन्होंने इस देश को यह भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया निजी हाथों में जो इस देश ने 70 साल में कमाया था, जैसे तैसे भी कमाया था। उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा, मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं, फिर भी ये मुल्क की आवाम खामोश है। मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के ऊपर कि उसने धोखा दिया, झूठ बोला। इस देश ने बहुत बुरे प्रधानमंत्री देखे, मगर इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ था। खुलेआम झूठ बोलना
और वही झूठ बोला था उस प्रधानमंत्री ने कि मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री तब बन पाया जब बाबा साहब और उनका संविधान था। अरे भाई, अगर तुम बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते, बिरसा और फूले के सपनों का, पेरियार के सपनों का भारत बनाते। तुम तो जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर को रखते हो, बिरसा फूले को, और दिल में गोडसे और गोलवलकर का भारत बना रहे हो। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, इस देश में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और आज ही सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमृत काल की तरफ जा रहा है, एक नया सवेरा है। मैं उससे यहां रामलीला मैदान से यह सवाल करता हूं, किस बात का सवेरा और किस बात का अमृत काल? क्या इस मुल्क को इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा और उसके बाद एक एक करके आपके हक अधिकार की जगहों को बेच दिया। तो किस बात के तुम प्रधानमंत्री और कौन सा ये नया भारत है? मेरा सवाल ये है। हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं। आज तक तो कभी आपने इन तालीमी इदारों में, देश के विश्वविद्यालयों में बहुजनों को पहले आने से रोका। मैं एक ही विषय पर बात करूंगा कि इस पूरी वंचना में सबसे ज्यादा भूमिका भारत के संविधान के कमजोर किए जाने की कैसे है। और चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं तो मैं ये बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में सबसे पहले तो हमारे लोगों को आने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, इन सब ने जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, कलम और किताब की लड़ाई लड़ी थी कि अगर पीढ़ियों को कलम और किताब हाथ में पकड़ाएंगे तो वो केवल अपना मुस्तकबिल ही नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल कर रख देंगे। आए कुछ लोग विश्वविद्यालयों में, रिजर्वेशन तो 1997 में हायर एजुकेशन में आया, मंडल का दौर आया तो मंडल का विरोध करने वाले इन विश्वविद्यालयों, मीडिया घरानों और देश के बड़े बड़े संस्थानों में बैठे एलीट अपर कास्ट लोग जो अंग्रेजी बोल करके सोचते थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने आपके बच्चों के आरक्षण का विरोध किया था। अभी एक वीडियो अभी वायरल हुई, पटना का एक जज, अब विडंबना देखिए, 1 दिन 2 दिन पहले की वीडियो है कि वो जज जब ये कहता है कि भाई क्या सबके घर पे बुलडोजर चला दोगे, कानून का राज नहीं है क्या? तो वो जज इस देश के तमाम प्रगतिशील लोगों को बहुत पसंद आता है, एक नायक बनता है कि चलो भाई सारे जज बिके नहीं हैं, सारे कॉलेजियम से आकर के अपने रिश्तेदारों को जज बनवा करके सरकार की हां में हां मिलाकर न्यायपालिका को इस कार्यपालिका का गुलाम नहीं बना दिए। सारे जज राम मंदिर का फैसला आज सुनाए, कल राज्यसभा की शपथ में ऐसे नहीं हो गए। कुछ जज अच्छे भी हैं जो अच्छा फैसला सुना रहे हैं, सबने सर आंखों पर बिठाया। और जब उसी जज की एक वीडियो आई कि एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसके ऊपर वो पटना हाई कोर्ट का जज कहता है क्या भाई आरक्षण से आए हो क्या, और उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में एक ठहाका लगता है। यह है आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क की हकीकत। अब आप कहते हैं कि भाई हम लोग ये शिकायत करते हैं अपने गांव के लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से, कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पाखंड में बची हैं, वो कांवड़ हो रहे हैं, वो अंधविश्वास में जी रहे हैं, और जब पढ़ लिख लेंगे तो समझदार बन जाएंगे। इस जज को जो जज बना है, पता नहीं कॉलेजियम से ही बना है, किसी की रिकमेंडेशन से बना होगा,
वो इतना पढ़ लिख करके उस ओहदे पर बैठकर जब आरक्षण का मजाक बना सकता है, तो कल्पना करिए एम्स से लेकर के देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर कितना अपमान जलील हुआ होगा आपके अपने समाज का एक एक शख्स जिसको मेरिट के नाम पर दुत्कारा गया। जब इस देश में करोड़ों रुपए देकर के कोई डॉक्टर बना तो उस पर कोई चुटकुला नहीं बना कि इसने सीट खरीद करके डॉक्टर बन करके पेट में कैंची छोड़ दी हो। लेकिन अगर कोई आरक्षण से डॉक्टर बना तो लोगों ने मजाक बनाया है। अगर किसी ने आरक्षण से नौकरी ली तो इस देश के कुलपति प्रिंसिपल नहीं बनाया गया कि भाई कोटे से आया है। और जब 10% सुदामा आरक्षण आया तो वो सारे चुटकुले बंद हो गए। ये कौन सा देश है भाई? और मेरिट की बात करने वाले, उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में शेड्यूल कास्ट की मेरिट जाती है कट ऑफ 35 नंबर और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाती कट ऑफ 3 नंबर। यानी जो मेरिट वाली थे, मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिया, जो मेरिट के नाम पर आरक्षण वालों को गाली देते रहे, जब एक ओपन एग्जाम हुआ और ईडब्ल्यूएस का बैसाखी भीख उन लोगों को मिली तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से 20 गुना नीचे मेरिट निकली। ऐसे जमूरों ने हमारे लोगों को अपमानित किया है। और इसलिए मैं केवल एक गुजारिश करने आपके बीच में आया हूं, इन नकली लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये झूठे लोग